महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी हलचल थमी नहीं है और एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सियासी अटकलों को दोबारा से बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि उसकी चर्चा ही नहीं जा रही है और अब महायुति सरकार के गठन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में ही काफी समय लग गया था और अब कई मंत्रियों की तरफ से अभी विभागों को ज्वाइन न करने में हो रही देरी लगातार सवाल खड़े कर रही है। और इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है और उसके बाद संजय राउत के एक बड़े बयान ने बीजेपी महकमे को परेशान करके रख दिया है। ऐसा क्या लिखा है सामना में जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है और संजय राउत ने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे बीजेपी महकमा सख्ते में आ गया है, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सामना ने लिखा है कि शिंदे डिप्रेशन में हैं और अपना ज्यादातर समय सतारा के अपने गांव में बिता रहे हैं। सामना ने यह कह दिया है कि उनका ये व्यवहार राज्य की राजनीतिक स्थिति और सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल 25 नवंबर को महायुति सरकार के 39 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन सामना का दावा है कि इसके 1 महीने बाद भी सरकार पूरी तरह कार्यशील नहीं हो पाई। मंत्रियों के बीच विभागों को लेकर नाराजगी अभी भी बनी हुई है। सामना ने लिखा कि 9 मंत्रियों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, जबकि कई मंत्री नए साल के जश्न के लिए छुट्टियों पर चले गए हैं। पालक मंत्री के चयन और मंत्रालय के महकमे तय करने में भी खींचातान जारी है और इस बीच कुछ मंत्री मनपसंद विभाग न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। असल में सामना का दावा है कि शिंदे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और सातरा के दरे गांव में रहते हुए अमावस्या के दिन खेतों में राष्ट्र कार्य की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। मुखपत्र ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नाकामी और नेतृत्व की कमजोरी से जोड़ा। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर सामना ने तंज कसा कि वे अपने विभागों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और चारों उंगलियां उनकी घी में हैं। सामना ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल गठन के बाद भी मंत्रियों ने काम शुरू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों को मलाईदार महकमे नहीं मिलने से मंत्रालय का माहौल दमघोटू बन गया है और इसके अलावा ये सरकार हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है, लेकिन प्रशासन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। सामना ने महायुति सरकार को महाराष्ट्र के लिए अभिशाप बता दिया और कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भी मंत्रियों को अनुशासित करने का साहस तक नहीं है। जनता इस अस्थिरता से परेशान है और महायुति के तीनों नेताओं फडणवीस, शिंदे और पवार पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे डिप्रेशन में हैं या नहीं वो तो खुद ही बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल सामना में जो लिखा है उससे भाजपा सरकार एकनाथ शिंदे को लेकर चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि समय के साथ बीजेपी को यह यकीन था कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह की खबरें अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में निकल रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब उद्धव शिवसेना ने खुद को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की जांच करने के लिए अब शिवसेना उद्धव बड़ी बैठक करने जा रही है। ये बैठक मातोश्री में 7 जनवरी से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की जाएगी। हर विधानसभा की अलग अलग बैठक होगी जिसमें समन्वयक, विधायक, पूर्व विधायक शामिल होंगे। बता दें कि इन बैठकों में 36 विधानसभा क्षेत्रों में हार की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद 21 दिसंबर को मुंबई में निरीक्षकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद अब पदाधिकारियों की तरफ से समीक्षा की जा रही है। बता दें कि उद्धव शिवसेना इन बैठकों के जरिए आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करेगी और इसके बाद निरीक्षकों ने 21 दिसंबर की बैठक में उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उद्धव शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें लंबे समय से उनका ही कब्जा है और इस कब्जे को बचाए रखने के लिए पार्टी हर लेवल पर तैयारी कर रही है और इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि ये चुनाव ठाकरे समूह अपने दम पर लड़े। इसको लेकर भी बैठकों में बातचीत की जानी है। बता दें कि 7 जनवरी से होने वाली बैठकों में पहले दिन घाटकोपर पश्चिम, घाटकोपर पूर्व, शिवाजी नगर, मानखुर्द, कलीना, अणुशक्ति नगर, चेंबूर और सायन कोलीवाड़ा की बैठक होगी। तो वहीं 8 जनवरी को मुलुंड, विक्रोली, भांडुप, कुर्ला, धारावी, वड़ाला
और माहिम की बैठक होगी। अंतिम दिन 9 जनवरी को वर्ली शिवडी, भायखला, मालाबार हिल, मुंबा देवी और कोलाबा विधानसभा की बैठक होगी। मातोश्री में विधानसभा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है, जिसमें 26 दिसंबर को बोरीवली विधानसभा, दहिसर विधानसभा, मागाठाड़े विधानसभा, डिंडोसी, चारकोप, कांदीवली और मलाड विधानसभा की बैठक हुई थी। 27 दिसंबर को अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, विलेपार्ले, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, चांदीवली विधानसभा की बैठक हुई। इस बीच संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल को तेज कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और उद्धव शिवसेना के नेता संजय राउत भी अपने बयानों को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। आज यानी कि उन्होंने एक बयान में दावा कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार 2026 में नहीं बचेगी। संजय राउत ने कहा कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और केंद्र सरकार अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41 पर जीत दर्ज की। इन तीनों दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। वहीं अगर संजय राउत का ये दावा अगर सही साबित होता है तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है और यही कारण है कि राउत ने दावा किया है कि केंद्र के अस्थिर होने के बाद महाराष्ट्र पर भी इसका साफ असर पड़ेगा। हालांकि बिहार में भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार साथ में आए, मिलकर काम करेंगे। नीतीश कुमार ही हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। लालू के इस बयान से पहले भी नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के बयान सामने आ चुके थे और इस बयानों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में कुछ तो पक रहा है, जिसके कारण ये बयान सामने आ रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी बिहार में फंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भी बीजेपी के लिए इस बार बहुत कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बयानों के बाद बीजेपी अपना स्टैंड क्या क्लियर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।